आज है नतीजे का दिन, फैसले की घड़ी है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत के पार पहुंच चुकी है रुझानों में। तमिलनाडु में बहुमत के करीब पहुंच रहे हैं टीवी के विजय थलापति की पार्टी। पुडुचेरी में बीजेपी प्लस आ गए है। आसाम में बीजेपी आ गए है और केरला में कांग्रेस गठबंधन आ गए। तो ये एक अलग तरह का चुनाव, एक अलग तरह का माहौल, और इस माहौल को लेकर लगातार अभी भी दावे किए जा रहे हैं। तकरीबन 11:20 हो चुके हैं। बात यह निकलकर सामने आ रही है कि 12 साढ़े 12 बजे तक स्थिति और क्लियर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर, 30 से 40 सीटों पर जो फर्क है काउंटिंग में, बीजेपी और टीएमसी के वोटों में जो फर्क है वो 500, 700, 1000 का फर्क है। तो वहां उन सीटों को लेकर टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि जहां पर इस तरह का फर्क हो 500, 600, 1000 वोटों का, तो वहां पर रिकाउंटिंग की मांग की जाए। केरला को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के रुझानों को लेकर, रिजल्ट को लेकर जो फिलहाल अब तक नजर आया, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाना शुरू कर दिया है। पुडुचेरी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी गठबंधन के जो नेता है खुशी मनाई जा रही है। तो वहीं टीवी के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया है और आसाम में भी बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। रिजल्ट अभी पूरी तरह से आना बाकी है। रुझानों में जो अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी बढ़त बनाई हुई है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से अभी धीरे धीरे अलग अलग सीटों को लेकर, रिजल्ट को लेकर और जो रुझान है उसको लेकर तस्वीरें निकालकर सामने आ रही है। लेकिन यह चुनाव बहुत सारे संदेश लेकर आया है और इस चुनाव ने पूरे देश को एक अलग तरह का राजनीतिक संदेश दिया है। और आने वाले चुनावों पर इस चुनाव का, इस रिजल्ट का क्या कुछ असर होगा, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए और अब एक नया पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर विदु रावल जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश रोड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राजन जादौन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, पश्चिम बंगाल को लेकर, आसाम को लेकर, पुडुचेरी को लेकर बहुत सारी खुशी की तस्वीरें आ रही हैं, शुभकामनाएं आपको। केरला में शायद मेहनत कम रह गई बीजेपी की, या फिर बीजेपी की बातें लोगों के दिल तक नहीं उतरी, और तमिलनाडु में भी शायद ऐसा ही हुआ है, क्या कहेंगे? नासिर जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से खबरें अभी तक देख रहे सभी दर्शकों को और जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज और पिक्चर जो है दोनों बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है, आप स्मार्ट लग रहे हैं और आवाज भी अच्छी आ रही है आपकी। जी जी, खुशी चेहरे पर है आपके आज बहुत। नासिर जी, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत तो 1947 में आजाद हुआ था। भारत ने गणतंत्र, लोकतंत्र जो है वो 1950 में अपनाया था, लेकिन लगता था कि एक हिस्सा भारत का ऐसा था जहां पर लोकतंत्र नहीं था, जहां पर गुंडा तंत्र जो है लगातार 1756 ईस्वी से लगातार चल रहा था, काबिज था, सत्ताधारी वहां पर गुंडे थे। वो बंगाल जो है आज आजाद होता हुआ दिख रहा है। आज बंगाल के अंदर वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जब लोगों ने अपनी मर्जी से जाकर वोट किया है, जब लोगों को वोट देने से वंचित करने वाली ताकतों को रोकने के लिए जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं की गई हैं और जिस कारण से आज तक के इतिहास का सबसे पीसफुल, सबसे शांति प्रिय चुनाव जो है बंगाल का आज हम देख पा रहे हैं। तो आज ऐतिहासिक क्षण है, इसको पार्टियों में मत बांधिए केवल, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए एक लैंडमार्क ओकेजन है, जब स्वतंत्रता के लगभग 78 वर्षों बाद जो है आज हम पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये बलिदान दिया है, आज उस बलिदान को याद करने का अवसर। नासिर जी, याद कीजिए पिछली बार चुनाव के नतीजे आए थे, एक पार्टी जीत गई थी, एक पार्टी हार गई थी बंगाल में, लेकिन उन चुनावी नतीजों के बाद जिस प्रकार से रक्त बहाया गया, लोगों को सजा दी गई अपने मत के अभिव्यक्ति करने के लिए, ये अनप्रेसिडेंटेड था। 350 से ज्यादा जो है कत्ल कर दिए गए।
लाखों लोगों को अपने घर से बाहर निकाल दिया गया नासिर जी। मुझे आज याद करने का अभी फिलहाल आपका वीडियो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, और अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो पीएसआई टीम प्लीज फोटो आप तब तक लगा दो विदुर रावल जी को, और उनकी आवाज तो ठीक आ रही है। मैं आता हूं, जब तक सही कराता हूं। सुरेश रोड जी, आपकी प्रतिक्रिया। सुरेश रोड जी, केरला से अच्छी खबर आ रही है कांग्रेस के लिए, आसाम से अच्छी खबर नहीं है, बंगाल में तो मुकाबले में थे ही नहीं आप लोग, पुडुचेरी में थे लेकिन वहां पर भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, बीजेपी बहुत आगे है, और तमिलनाडु में भी ऐसा ही है जी। वहां टीबीके ने डीएमके और एआईडीएमके को पछाड़ दिया जी। नासिर जी, कल भी विदुर रावल जी और हम इंडिया न्यूज पे डिबेट पे थे, और कल यही चर्चा थी कि केरला और आसाम से हम काफी उम्मीद रखते हैं। लोकतंत्र है, हार जीत चलती है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अभी कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ लेकिन बंगाल नहीं हुआ, गणराज्य 1950 में बना लेकिन बंगाल नहीं बना, वहां पर गुंडा राज था, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा है। मैं इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराता हूं। ये बंगाल वो प्रदेश है जिसने आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता को दिया, आजादी का दीवाना, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। हिटलर, जिसका अनुयायी आज देश का प्रधानमंत्री बनकर जनविरोधी कार्य कर रहा है श्री नरेंद्र मोदी, उस हिटलर ने भी नेताजी के आगे झुकना पड़ा था और मित्रता की बात आगे बढ़ाई थी। अगर हम आजादी के बाद की बात करें, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश के 2 बार वित्त मंत्री भी रहे और देश के महामहिम राष्ट्रपति भी रहे। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी का, दादा प्रणब मुखर्जी जी का अपमान कर रहे हो, यह बात कह के शर्म आनी चाहिए। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसकी आप पूजा अर्चना करते हो, वो भी बंगाल के थे। इसका मतलब आपकी पीड़ा यही है। अब आपको जैसे संविधान पे राहुल गांधी जी ने नतमस्तक किया, तो आप यह भी एक नए रिफॉर्म में या एक नए शेप में बीजेपी अपने आप को ढालना चाह रही है कि आप उस कलंक से अपने आप को दूर करना चाह रहे हो कि जो जनसंघ में रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों की मुखबरी करके या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का विरोध करके किया था। लोग इतिहास से पहचान रखते हैं, वर्तमान में और भविष्य में अगर आप लोगों को बरगलाओगे, लेकिन आपका जो कलंकित इतिहास है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे कब्र में घुस जाना आपको। मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस पे आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने बंगाल की चुनी हुई लोकतंत्र की मिसाल के तौर पे ममता बनर्जी जी के बारे में गुंडा शब्द यूज किया। आप महिला आरक्षण की बात करते हो और आप एक देश की 3 बार की मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हो। ठीक है, क्या आप बंगाल को अभी भी आप गुलाम कह रहे हो? ये किस मानसिकता के लोग हैं? अंग्रेज चले गए लेकिन अपने इन अनपढ़ शिष्यों को यहां पर छोड़ गए जो अभी भी गांधी के बारे में ले लेता हूं। सुरेश रोड जी, ठीक है, सुरेश रोड जी, विदुर रावल जी, आपने बातें सुनी। दूसरी बात यह कि बंगाल में अगर टीएमसी की सरकार बनाई है, अगर लेफ्ट की सरकार नहीं है, तो जनता नहीं बनाई है, बंगाल की जनता नहीं बनाई है। जो आज आपको सत्ता सौंपने जा रही है, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, उसी जनता ने वहां पर इनकी सरकार बनाई। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी तो एनडीए का भी हिस्सा रही है लंबे वक्त तक। बिल्कुल जी, तो आप जी बताइए विदुर रावल जी। नासिर जी, अगर जनता ने ही सरकार ममता की बनाई होती तो कुछ लोगों को अपने घर वापस आने के लिए लाखों की संख्या में आपके टीवी चैनल ने दिखाया था किस प्रकार चुनाव के बाद पलायन किया गया था। बंगाल से जो है असम और अलग अलग क्षेत्रों में लोग गए और उनसे अपने घर वापस आने के लिए 50-50, 60-60, 70-70 हजार रुपए लिए गए। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जो है, इसमें ये लिखा हुआ है। उन फैसलों को पढ़िए एक बार, जो आरजीकर से लेकर शाहजहां शेख के खिलाफ दिए गए हैं। जहांगीर खान ने किस प्रकार की बर्बरता की है उसको एक बार देखिए।
और बताइए कि हुमायूं कबीर ने जो वहां पर प्रपंच रचने का प्रयास किया था, जो फिहाद हकीम जैसे गुंडे जो हैं, उनको ये क्या लोकतंत्र के जो है शिरमो मानते हैं? क्या वो लोकतंत्र के पताशे हैं? लेकिन हुमायूं कबीर को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ सबसे अच्छे लोकतांत्रिक लोग फहाद हकीम जैसे हैं। विधु रावल जी, और फिर वो हालत ये हुई कि उनको हटना पड़ गया चुनाव से, एक तरीके से बिल्कुल डाउन हो गए। कुरैशी के साथ भी हो सकती है। हुमायूं नासिर कुरैशी के तो ऐसे साथी हो ही नहीं सकते। हुमायूं कबीर की सेटिंग तो फिर नासिर कुरैशी नहीं, मेरे साथ तो नहीं थे, बीजेपी के साथ बता रहे थे, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे अपना गठबंधन तोड़ लिया कि ये तो बीजेपी के साथ मिले हुए। नहीं, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन के साथ भी हो सकते हैं, जो बीजेपी के दामाद भी हैं। नासिर जी, चलिए अब ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए। सुरेश गोड़ी जी, विधु रावल आप बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। देखिए आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बड़ा अच्छा है, ये कांग्रेसी साथी ने जो है वही घिसी पिटी फटीचर बातें जो हैं, जो ये इतने दशकों तक बोलते रहे, वो फटीचर बातें फिर से बोल दी। लेकिन मैं आज सुरेश जी प्लीज, मैं आ जाऊंगा। सुरेश जी आपके पास आ जाऊंगा, 1 मिनट मैं आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुरेश जी चलिए, हाँ बोलिए। सुरेश रोड जी जो सुरेश रोड जी कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं। दशकों तक ये गालियां हम लोगों को दी गई हैं। केरल से लेकर बंगाल तक मरता है तो भाजपा का कार्यकर्ता मरता है, कश्मीर में गोलियां चलाई जाती है भाजपा के कार्यकर्ता पर चलाई जाती हैं, तमिलनाडु में हिंसा होती है भाजपा के कार्यकर्ता पर होती है। सत्ताधारी तो ये लोग थे ना, सत्ताधारी तो ये लोग थे। क्या ये सच नहीं है कि 2021 के चुनाव के बाद 350 से अधिक बंगालियों ने अपनी जान खोई? भूल जाइए किस पार्टी को वोट दिया उन्होंने। क्या कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन यह नहीं था कि ममता की सरकार ने जानबूझकर उन लोगों को मारने वालों को नहीं रोका? क्या स्टेट मशीनरी उसमें नहीं शामिल थी? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पहली बार बंगाल के अंदर पीसफुल चुनाव हुआ, क्या ये फैक्ट नहीं है कि पोलिंग इस बार हिंसा नहीं हुई? बीच में मत बोलिए, बदतमीजी कर रहा है सुरेश रोड बदतमीजी कर रहा है। एक तो अभी देखिए रिजल्ट आ रहा है, कहीं पर बीजेपी को ज्यादा फायदा हो रहा है, कहीं पर कांग्रेस को। तो बड़े आप बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, प्रोफेसर विधु रावल प्रोफेसर है, आप भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो शब्दों का हमें सबको ध्यान रखना, मर्यादा का, शब्दों की, भाषा की मर्यादा का। अब ना तो चुनाव प्रचार हो रहा है सर, और ना ही अब वोट मिलेंगे आप लोगों के तेज चीखने से, एक दूसरे को बुरा भला कहने से। अब तो रिजल्ट आएगा, उसको स्वीकार करना है, जनता का फैसला है। तो बस आपस में एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें प्लीज। चलिए आप बोल लीजिए सुरेश जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप उनको बात पूरी करने दीजिए। तो मुझे मेरी कोई आवश्यकता, आप बोलिए सर, बोलिए विधु रावल जी। ये तो आप कोई आवश्यकता नहीं, अगर आपने इस प्रकार से बोलिए अपनी बात, मुझे मेरा विश्लेषण करने दीजिए। बिल्कुल करिए आप। देखिए, आप 2 एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीता करता था पिछली बार, पहली बार हमारा पहला विधायक जीता था। तमिलनाडु के अंदर हमारी कभी सरकारें नहीं रही हैं। पश्चिम बंगाल जब देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी। 1967 तक तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार थी, पौंडीचेरी पर कांग्रेस ने राज किया था। असम में 2011 में भी कांग्रेस जीती थी, अब लगातार 3 बार से हार रही है। आप एप्पल ऑरेंजेस को मत कंपेयर कीजिए, अगले चुनाव में केरल की बात करेंगे। आज बंगाल की बात कीजिए, आज उस बंगाल की बात कीजिए जहां 30 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और आज कांग्रेस। चलिए बंगाल पर एक अपडेट आ रहा है। बंगाल में अभी के आंकड़ों में बहुमत से पार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, और अब धीरे धीरे ये रुझान रिजल्ट में तब्दील होते जा रहे हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, 165 सीट बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में, और अलग अलग जगहों पर पश्चिम बंगाल में जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। बीजेपी के और मनोज कुमार अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं सीईओ, वो भी सुनाते हैं। वोट दे के आए, हमने पूरी कोशिश करी है कि ईवीएम जो सेंटिटी मेंटेन हो, हमने पूरी कोशिश करी है कि सुष्ट काउंटिंग हो। हमने अपील किया है सबको कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लीजिएगा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये एक पर्व की तरह है, फेस्टिवल की तरह है, जैसे दुर्गा पूजा होती है। आइए आप आगे प्रिपरेशन कीजिए, जब कैंपेनिंग पीरियड होता है, वोट के समय आप जैसे पैंडल जाते वैसे जाइए,
अब जब विसर्जन का समय आ गया तो विसर्जन कीजिए, उस टाइप का है। सर, जब 2 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया था तो दूसरे स्टेट में कहा जा रहा था कि पता नहीं चुनाव आयोग कितना सक्सेस हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में एक रीति रही है कि 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक रीति रही है। उस उम्मीद को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए। क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग तो रेडी थे। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। मनोज कुमार अग्रवाल सीईओ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है पश्चिम बंगाल के, और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, शांति बनी रहनी चाहिए, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विदु रावल जी, आपकी बात रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हम बहुत अन्याय करते हैं। हम अन्याय करते हैं उस चंदन दास के साथ, मुर्शिदाबाद में जिसको मार दिया गया। किसने मारा पता तो कीजिए। बंगाल की सरकार जो है कोर्ट में गई, और कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट के निर्णयों को पढ़िए। आप आरजीकर को देखिए, किस प्रकार आरजीकर की जो पीड़ित थी, उसकी मां के साथ जो है पानी घाट वो लड़ रही थी, उसकी पीड़िता की मां के साथ टीएमसी के लोगों ने क्या किस प्रकार का व्यवहार किया है। क्या ये आंखें बंद कर लेंगे क्या हम लोग? विश्लेषक बनने के लिए या कांग्रेस के प्रवक्ता बनने के लिए क्या इंसान ही नहीं रहेंगे क्या हम लोग? क्या हम इस प्रकार से आंखें मूंद सकते हैं? जो संदेश खली के अंदर शाहजहां शेख किया करता था, जिस प्रकार से ईडी तक की ईडी की टीम के ऊपर जिस प्रकार से पेट्रोल बम्बों से हमला किया गया, वहां पर किस प्रकार से संदेश खाली के अंदर जो है जो चीजें हुई है, क्या ये आंखें बंद कर लेंगे? मालदा के अंदर जो कुछ हुआ, जो साउथ 24 परगना के अंदर जो कुछ हुआ, क्या इसको बंद कर लें? क्या फहाद हकीम जो कहता था कि मैंने मिनी पाकिस्तान बना दिया, खुले में कहता था, कोई छुप छुप के नहीं कहता था, कोई गूगल कर ले, और फिर उसको साथ इक्वेट कर लेंगे हम? कितनी बेशर्मी है आज कांग्रेस की, कितनी बेशर्मी है कि वो जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक महिला वोटर जो है, एक महिला सीआरपीएफ कर्मचारी के फोर्स की जो अधिकारी के कंधे पर आंख में आंसू डाले रो रही थी। किस बात के लिए? बोली मुझे वोट डालने का अधिकार मिल गया। क्या इस तस्वीर को हम भूल जाएंगे क्या? क्या इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हम प्रवक्ता हैं, क्योंकि हमने अपना धर्म जो है चाटुकारिता बना लिया है? क्या हम संवेदनाओं को छोड़ देंगे क्या? आज देखिए, आज इस सुबह की तरफ देखिए नासिर जी, आज ये जो सुबह निकली है, ये लालिमा में सुबह जो है, ये भगवा में सुबह है। देखिए किस प्रकार स्टालिन और उसका बेटा जो है, दोनों बापू बेटा जो है पीछे चल रहे हैं अपनी सीटों से। ये इराडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात कर रहे थे, सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और मच्छर बता रहे थे, आज अपनी सीटों से दोनों बापू बेटा पीछे चल रहे हैं। ये कांग्रेस के समर्थन वाली है, और कल तक सारे एग्जिट पोल इनको, और खुद जो है सुरेश रोड भी कह रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर हमारी कंफर्टेबल सरकार बनेगी। तीसरे स्थान पर छोड़ा देश की जनता ने। देखिए किस प्रकार से असम के अंदर जो है, कल सुरेश रोड कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी असम के अंदर हम जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में नहीं आ रही, केवल 100 के आंकड़े के साथ आ रही है, 100 के आंकड़े के साथ। उस हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने वहां जाकर? किस प्रकार से हम पौंडीचेरी के अंदर देख रहे हैं, क्या भाजपा का एनडीए का फुटप्रिंट था पहले वहां पर? लेकिन किस प्रकार पिछली बार हमारी सरकार बनी, हम दोबारा सरकार बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस को कंट्रास्ट कीजिए, आखिरी बार पूरे देश के अंदर कांग्रेस की कहीं पर सत्ता में रहते सरकार बनी थी, जिसको प्रो इनकम्बेंट सरकार कहते हैं, तो वो असम में 2011 में बनी थी। उसके बाद किसी भी पूरे देश के किसी भी इलाके ने कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए उनके काम पर मोहर नहीं लगाई, उनको दोबारा नहीं चुना है। और वहां से भी तीसरी बार जो है कांग्रेस आउट हो रही है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार कांग्रेस हार चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 साल को छोड़ दे तो लगभग 25 साल से कांग्रेस हार रही है। अब दूसरे आपके जो पैनलिस्ट साथी हैं, सुरेश रोड जी, आपकी प्रतिक्रिया इन बातों पर, फिर मैं जादौन साहब के पास जाऊंगा। जी सुरेश रोड जी। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि ये कह रहे कि पश्चिमी बंगाल अब आजाद हुआ है। ये लोकतंत्र की हत्या है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, और हम तो अपनी बात पे अडिग हैं। हार जीत चलती है। हमने तो एक ऐसा लोकतंत्र दिया कि नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं तो चाय बेचता था और मैं प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। हमने तो नहीं कहा कभी कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है और देश जहां हम हारे, हमने कभी नहीं कहा कि देश, ये प्रदेश अब आजाद हुआ है। ये तो एक महापुरुषों का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस
दादा प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी जी, और यही नहीं, बंगाल की धरती ने सचिन ठीक है तेंदुलकर जैसे लेकिन क्रिकेटर सुरेश जी, दिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के कारण क्या है? ये जो रुझान है, ये जो नतीजों में अब तब्दील होते जा रहे हैं, अगर इसी तरह का रिजल्ट रहता तो हार के कारण क्या है? बीजेपी की बहुत ज्यादा मेहनत या ममता बनर्जी की कुछ कमियां? बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कल भी 4-5 जो नाम हैं वो हाँ। एक तरह से कभी ये मुसलमान हिस्ट्री में पहुंच जाते हैं, मुगल हिस्ट्री में 5-7 नाम लेके जो इनका काम है कि पाकिस्तान का नाम ले दो, दूसरे धर्म के लोगों का नाम ले दो। अरे भाई, तुम्हारे दामाद भी हैं 4-5 मुसलमान समाज से, और तुम्हारे बीजेपी के नेता भी हैं, तो उनके बारे में क्यों नहीं बोला फिर आपने? ऐसा ये चलो इस तरह की बातें मत कीजिए। नहीं नहीं सुरेश रोड जी, देखिए ये तो शादी कोई किससे करता है ये अलग विषय, आप इसको पार्टी से मत जोड़िए। अगर कोई भी पार्टी इस तरह की बातें करती है तो वो गलत है। चाहे आप भी अगर कर रहे हैं कि दामाद है, ये सारे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। वो तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कोई हिंदू मुस्लिम से कर रहा है शादी, जवान है, वालिग है, कोई मुस्लिम हिंदू से कर रहा है, ये तो पर्सनल चॉइस है। देश का संविधान इजाजत देता है, इसको आप इस तरह से मत जोड़िए प्लीज। सुरेश रोड जी, ठीक है। देखिए, इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया किसी मुसलमान नेता का नाम लेके कि वो कांग्रेस। अरे आपके तो दामाद हैं 4-5 मुसलमान नेता, हम आपको तब भी नहीं पूछ सकते आप हमारे को कोई राह चलता के बारे में? हमने हिंदू मुसलमान किया ही नहीं नासिर जी, मैंने तो धर्म बताया ही नहीं। ये चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे आ गया? ये चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे आ गया? मैंने तो मुसलमान हिंदू बात कहा ही नहीं। मैंने तो नाम बताए, फहाद हकीम का नाम बताया, मैंने तो जहांगीर खान का नाम बताया। क्या फाल्टा के अंदर दोबारा चुनाव हो रहा है? 24 तारीख को इलेक्शन। चलिए विजू रावल जी अपने आप ठीक है। विजू रावल जी, सुरेश रोड जी बात पूरी कीजिए। महिलाओं ने, बच्चों ने किस प्रकार सुरेश रोड जी ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस या कांग्रेस के प्रवक्ता संवेदनशील नहीं है बंगाल की घटना को लेकर। मणिपुर में क्या हुआ? आपके तो प्रधानमंत्री भी संवेदनशील नहीं है। सांप सो गया था मणिपुर में, पहलवान बेटियों के साथ हुआ। कहां गया था दाढ़ी सम्मान की बात? वहां पर क्या हुआ? टेनी ने क्या किया? मनमोहन सिंह के समय ब्रिजभूषण शरण तक 12 महीने कर्फ्यू लगा रहता था मणिपुर के अंदर। मणिपुर आपने बंगाल की 2-3 घटना गिना दी, ममता बनर्जी को दोषी ठहरा दिया, लेकिन केंद्र सरकार में आप थे, आपके नरेंद्र मोदी ने अगर यह लगा कि वहां पर नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है और मानवाधिकार मूल्यों का हनन हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने की बात करते थे। बंगाल में उन्होंने टीएमसी सरकार को भंग करके राष्ट्रपति राज लागू क्यों नहीं कर दिया? संविधान की शपथ ली थी, पूरे हिंदुस्तान के हर धर्म और हर जाति के बहन और भाई की प्राणों की रक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। अरे गोधरा कांड में क्या हुआ था? तो गुजरात भी इसका मतलब गुलाम था। क्या बात कर रहे हो आप? आपसे ज्यादा खून में किसी के हाथ नहीं सने हुए। आपने देश की, चलिए अब अभी हम एक एक कर बात करेंगे चुनाव के नतीजों पर और जो रुझान आ रहे हैं। अब मैं एक प्रतिक्रिया राजन जादौन साहब की भी लाना चाहूंगा। जादौन साहब, अब जो तस्वीर थोड़ी धीरे धीरे अब क्लियर होती जा रही है, 12 बजने वाले हैं और 12 बजे तक ये कहा जाता है कि स्थिति बहुत हद तक और क्लियर होती चली जाती है। साफ साफ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है और कई सीटें ऐसी हैं, बल्कि ममता बनर्जी की सीट को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी का दावा था कि कभी वो वहां से ममता बनर्जी अपनी सीट हार रही हैं। वहीं तमिलनाडु में जो हमने एक चीज और देखी है कई बार कई चुनावों में कि जो बड़े बड़े चेहरे होते हैं वो कई बार जनता के गुस्से का शिकार हो जाते हैं या वो पीछे रह जाते हैं। इन 5 राज्यों का अभी तक का जो हाल है रुझानों के हिसाब से, इसका विश्लेषण बहुत संक्षेप में किस तरह से करेंगे आप एक एक करके? देखिए, ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी अपना काम करती है। ठीक है, अगर कोई सत्ता विरोधी नाराजगी ना होती जी तो मेरे ख्याल से इस वर्ड का इजाद ही ना होता। हाँ। तो लोग जो पावर में होते हैं उनसे कई धीरे धीरे लंबे समय शासन करते हुए जी उस पार्टी के प्रति एक नाराजगी का एक बड़ा समूह बन जाता है, नाराज लोगों का। मतदाता वर्ग में भी उस तरह की नाराजगी हो जाती है। अब वो टीएमसी जो है 3 टर्म उन्होंने शासन किया है, तो स्वाभाविक है कि वो नाराजगी एकत्रित होती चली गई धीरे धीरे। वो जो है एक और उस नाराजगी का बीजेपी ने अपने मुद्दों के हिसाब से जो भी मुद्दे वहां बीजेपी लेकर गई उसका पूरा फायदा उठाया। निश्चित तौर पर ये नाराजगी, ये बात आपने बहुत अहम बात कही कि एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव में देखा, 10 साल बीजेपी के हुए, एक नारा था और काफी नुकसान बीजेपी को सीटों के लिहाज से लोकसभा चुनाव में हुआ था। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप अभी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है समर्थन से सरकार चला रही है।
2 टर्म पूरा करने के बाद तीसरे टर्म में उनको इस तरह के एक तरह से एक साधारण बहुमत की कमी का भी सामना करना पड़ा। तो ये सब होता ही है। अब आप उसमें तमाम तरह के फैक्टर जोड़ लें, ये हो गया, आपने ये कर दिया, ये नहीं है। आमतौर पर मैंने अभी जो है इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान वहां जो है हमारे मीडिया के कई साथी कलकत्ता में मौजूद है, मैंने उनसे बात की। पहले वो जो कह रहे थे कि दीदी को हराना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बाद में उनके इस तरह के दावे कमजोर हो गए थे। वो बड़े जो है कमजोर स्वर में कह पा रहे थे कि देखो क्या होता है, मुकाबला है। अच्छा, उनकी भाषा बदल गई थी। तो ये जो है आप व्याख्या अपने अपने तरीके से कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि सत्ता विरोधी मतदाता वर्ग खड़ा हो जाता है। और केरल में भी वही एंटी इनकम्बेंसी, और जिन मुद्दों पर केरल में बात ऐसा है कि वहां भी एंटी इनकम्बेंसी तो थी, वहां डुओ पॉलिसी बनी हुई है, डुओपोली। एक बार यूडीएफ, दूसरी बार एलडीएफ, अब तीसरा कोई वहां जो है गठबंधन पैदा नहीं हो पा रहा, जैसे कि तमिलनाडु में हो गया। तमिलनाडु में एक साइकिल बना हुआ था, कभी तो डीएमके लेड, कभी एआईडीएमके लेड। अब वो टीबीके ने जो है वो एक्टर भी है। आपको पता है कि साउथ की राजनीति में एक्टर्स का बड़ा सम्मोहन होता है। वहां जो है तमाम एक्टर बड़े हिट रहे पॉलिटिक्स में, एमजी रामचंद्रन, एनटी रामाराव और रजनीकांत और तमाम वो हिट ही रहे हैं। तो वो जो है विजय की पार्टी को भी इस तरह से एक तरह का जंप मिला है, और शुरुआत पहले दौर में ही, पहले प्रयोग में ही, पहले चुनाव में ही उनको बड़ी सफलता मिलती दिखाई दी है। और कई बार क्या होता है कि जो 2 गठबंधन या 2 राजनीतिक दलों का जो साइकिल बना होता है, लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने पंजाब में देखा। अच्छा, कि पंजाब में अकाली दल सिख आधारित पार्टी थी जी, उनके तो एसजीपीसी भी उनके कंट्रोल में थी, पूरा वो सिख धर्म को भी कंट्रोल करते थे। लेकिन जो 2022 का चुनाव था, उस समय तमाम लोगों ने मुझे पहले कहा कि देखना जी अपनी बड़े बड़े विकेट गिरेंगे पंजाब में। मैंने कहा कौन सा विकेट गिर जाएगा? कि देखना प्रकाश सिंह बादल भी हारने वाले हैं। सारा टारगेटेड करके हराया गया वहां, और लोग निकलना चाहते थे उस साइकिल से। और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा कोई वहां उपलब्धि नहीं थी कि उन्होंने बड़े आंदोलन करके कोई उपलब्धियां हासिल की हो। लोग विकल्प की तलाश में थे, और आम आदमी पार्टी ने वो विकल्प दे दिया, और लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। और वो जो एनआरआई थे पंजाबी, वो न केवल वोट दे रहे थे बल्कि नोट भी दे रहे थे आम आदमी पार्टी को। और वो जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, जो एनआरआई आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत तंग आ चुके हैं, हम ये जो है मिली भगत की राजनीति है अकाली दल और कांग्रेस की, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। और वो निकल गए। तो हो सकता है तमिलनाडु में यही हुआ हो। टीवीके को जो सफलता मिलती दिखाई दी है, उसके पीछे यही फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हम यहां बैठ के पूरी बात लोगों के बीच में जाके तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है दूर से जो मैसेज मिल रहे हैं वो मीडिया के जरिए भी मिलते हैं, कुछ बातचीत से मिलते हैं, उसमें यही दिखाई देता है कि वो इस साइकिल को तोड़ना चाहते थे, उनको मौका मिला। पीसीआर टीम से मैं कहूंगा कि स्क्रीन पर केरला और तमिलनाडु का रिजल्ट, उधर आसाम और पुडुचेरी का, ये साथ साथ चलते रहे, वो चल भी रहे हैं जी। विदु रावल जी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर पश्चिम बंगाल में मानते हैं? वो एंटी इनकम्बेंसी किस तरह की थी, और इसी तरह का जिस तरह से विश्लेषण किया है राजन जादौन जी ने, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहाँ एक और विकल्प मिल गया, तो फिर जनता ने बीजेपी प्लस को भी, बीजेपी के गठबंधन को भी और कांग्रेस के गठबंधन को भी नकार दिया। केरला में बीजेपी, मैंने जिस तरह से कहा, केरला में क्यों जनता के दिल तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई? वहां कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन क्यों मजबूत हो पाया? देखिए, सबसे पहले केरल से ही शुरू करते हैं। केरल में हम अभी लेट स्टार्टर हैं। केरल में भविष्य में भारतीय जनता पार्टी आपको दिखेगी। हो सकता है केरल नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो, आप देखिएगा। बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर राजेंद्र जादौन जी ने कहा, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। राजेंद्र जी खुद जानते हैं, लेकिन मैं कतई उनके इस विश्लेषण को नकारता हूं, खारिज करता हूं। 2 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की इनकम्बेंट सरकारें थी। असम के अंदर भाजपा की सरकारें थी। वहां की डेमोग्राफी इस प्रकार से हो गई थी कि कांग्रेस के एक सांसद ने वहां पर 2024 में 10,50,000 वोटों से डिब्रूगढ़ में जो है चुनाव जीता था। उस प्रदेश के अंदर जो है, उन मुश्किल डेमोग्राफिक स्थितियों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी 126 में से 100 से अधिक सीटें लेकर आ रही है, तो फिर वो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी वाला आपका जो घिसी पिटी जो डेफिनेशन है वो कहां फिट कह रही है। पुंडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए की सरकार थी, वहां पर हम थंपिंग मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं,
2/3 से ज्यादा मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, वहां पर आपकी ये डेफिनेशन क्यों नहीं फिट बैठ रही है? हरियाणा के अंदर हम तीसरी बार चुनाव में जीते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर वो 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो हम 2003 से निरंतरता से 23 साल से जो है सत्ता में है। गुजरात के अंदर 1995 से लगातार है और पिछले चुनाव में 155 सीटें सबसे हाईएस्ट। तो यहां तो प्रो इनकम्बेंसी डिफाइन हो रही है। और सर, जो केंद्र में पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ तो उसको क्या अलग रखकर देखें विदु रावल जी? क्या उसको अलग रखकर देखें या उसको उसी तरह से देखें जो नुकसान बीजेपी को हुआ था लोकसभा चुनाव में? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। बड़ा हैरान हुआ मैं, बड़ा हैरान हुआ, भूल गए ये 294 सीटों के साथ जो है एनडीए की सरकार तीसरी बार बहुमत में आई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में 30 साल में ऐसी पहली पार्टी बनी थी 1984 के बाद जो अपने दम पर बहुमत में आई थी। फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाले देश के अंदर लगातार 2 बार अपने दम पर सरकार में आना और लगभग तीसरी बार उस फिगर को 240 के फिगर को छूना। आखिरी बार 240 सांसद कांग्रेस के कब आए थे? 1991 में आए थे, तब भी 232 थे। 1984 में 40 साल पहले आए थे, 42 साल पहले। उसको अगर आप हार मान रहे हैं तो आपका विश्लेषण तो बहुत अच्छा है। बात करनी चाहिए हमें प्रो इनकम्बेंसी। आपने पश्चिम बंगाल का नाम लेकर बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंदन दास और हरगोविंद दास की मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हत्या कर दी गई और कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की जजमेंट में है कि उसमें सत्ता केंद्रित जो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2-3 चाहे आरजीकर कॉलेज की बात, जो उस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे आपने फरहाद हकीम के बात का जिक्र कर दिया या फिर जो फलता के जो जहांगीर हैं उनका जिक्र किया, ये मुद्दे थे। जो एसआईआर की बात जो विपक्ष की तरफ से उठाई गई, टीएमसी की तरफ से उठाई गई कि एसआईआर का बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए, अगर ये रिजल्ट आ रहा है इस तरह का, तो उसके लिए फायदा सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए एसआईआर रहा है। एक मिनट का मेरा जवाब रह गया था और 1 मिनट आपके जवाब के लिए ले लूंगा मैं। 2 मिनट दे दीजिएगा केवल। चलो काउंट करते हैं। ये आपने जो 1-2 बताए, ये 1-2 वो हैं जो राष्ट्रीय सुर्खियां बने हैं, जिनके नाम के साथ आप और मैं परिचित हैं। मैं उन लाखों लोगों की बात कर रहा हूं जिनको टीवी पर आपने दिखाया कि किस प्रकार चुनाव के बाद चुनावी हिंसा जो टीएमसी के गुंडों ने की थी, उसके बाद वो पलायन कर गए थे। और ये भी जो है आपके बड़े बड़े समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स हैं कि किस प्रकार से उनसे 70 हजार रुपए वापसी के लिए गए कि अपने घर पर वापसी आनी है तो 70 हजार रुपए टीएमसी के गुंडों को दो, तब अपने घर में वापस आ सकते हो। जुर्म क्या? कि तुमने भाजपा को वोट किया था। ये सामान्य घटना आप मान रहे हैं क्या? ये मानवता को बहुत गहरी बात कह रहे हैं विदु रावल जी, और आप बिल्कुल, आप बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बड़े प्रबुद्ध आप प्रवक्ता भी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति का पैटर्न तो ये था बहुत पहले से विदु रावल जी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। जब लेफ्ट और टीएमसी में लड़ाई, लेफ्ट और कांग्रेस और टीएमसी में हुआ करती थी, वहां लेफ्ट के और टीएमसी के नेताओं में इसी तरह के झगड़े हुआ करते थे। उस वक्त आपने ममता बनर्जी को मजबूत किया। नेता नहीं है ये, है? नहीं, नेता नहीं। क्या जादव जी, क्या ममता बनर्जी की मजबूती की में बीजेपी का भी सहयोग रहा है कभी? मेरे ख्याल से चुनाव भी शायद लड़ा टीएमसी और बनर्जी एनडीए में तो बंगाल में, अरे एनडीए में थी तब उनको सपोर्ट नहीं मिला क्या जी? और वो एआईडीएम के जयललिता भी एनडीए में थी, बाद में जो है फिर वो निकल गई, उन्होंने छोड़ दिया एनडीए। नहीं, वो तो चलिए, अब कब कौन किसका दोस्त हो, राजनीति में कब कौन किसका दोस्त हो, कब दुश्मन हो जाए, नासिर जी कोई बात नहीं। नासिर जी नहीं, गड़बड़ हो रही है ये। क्यों? अब देखिए गड़बड़, देखिए आम आदमी पार्टी के कल तक वो सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी को बुरा भला कहते था, वो आम आदमी पार्टी में आ गए, तो चलता रहता राजनीति में। सुनिए ऐसे ना कीजिए, ऐसे मत कीजिए, इसको सामान्य मत कीजिए। मैं सामान्य नहीं कर रहा, हो सकता। मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपने एक बहुत बड़ा पार्टियों में इतिहास रचा है बंगाल के अंदर। नासिर जी मुझे 1 मिनट दे चलिए, ठीक है, मेरे 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है सर, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप, जल्दी से आप अपनी बात पूरी। जी सर 1 मिनट। विदु रावल जी कीजिए पूरी बात। नेताओं का पार्टी में आना, केवल 1 मिनट, 60 सेकंड बाद मुझे काट दीजिएगा। जी ठीक, यहां से हटा दीजिएगा। देखिए, लोगों का, नेताओं का पार्टियों में आना, पार्टियों में जाना सामान्य हो सकता है। भाजपा के भी कई नेता जो हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी से लेकर यशवंत सिन्हा तक लेकर हम बहुत सारे नेता जो हैं, बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री तक जो है पिछले चुनाव से के बाद जो है पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले गए थे। उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर गुंडों की बात हो रही है।
यहां उन गुंडों की बात हो रही है जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को किया था। वो उस समय कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन देश का विभाजन हुआ, उसको कांग्रेस ने अपने सरकार में उनको सजा के रखा। उन गुंडों की बात हो रही है, राजनीतिक नेताओं की बात नहीं हो रही है। इन्हीं गुंडों ने जो है 1977 में वामपंथ ज्वाइन कर लिया, फिर 30 साल तक ये वामपंथियों के साथ रहे, नरसंहार करते रहे। फिर 2011 में ममता बनर्जी के साथ मिल गया इन लोगों को, 15 साल तक उनकी सत्ता रही। आज वो बदल हुआ है, उस बदल को देखने का कोशिश कीजिए। तो जो टीएमसी के आपके मुताबिक सर, आपके मुताबिक आपके साथ से बल्कि 80 और 100 सेकंड हो चुके हैं, क्या वो जो टीएमसी के गुंडे हुआ करते थे टीएमसी के अंदर, क्या उनमें से कुछ गुंडे बीजेपी में भी आए हैं क्या? या बीजेपी ने छांट के बिल्कुल अच्छे लोगों को लिया टीएमसी के? एक भी गुंडा, अच्छा, एक भी गुंडा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बर्दाश्त नहीं करने दिया जाएगा। यह भारत की जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। ये मासूम लोगों के अधिकारों के लिए अंतिम छोर तक लड़ेगी, अंतिम श्वास तक लड़ेगी, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेगी। इसलिए इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सर, जैसे आप तो देखिए शुभेंदु अधिकारी पिछले 2 चुनाव से आपके नेता हैं, लेकिन उससे पहले तो वो भी टीएमसी में थे। उनके लिए भी ऐसी बात कही जाती थी पहले, उनमें भी बहुत सारी कमियां थी। बाबुल सुप्रियो हमारी है कि नहीं? अरे भैया, बाबुल सुप्रियो तो चलो वो तो एक एक्टर, वो तो एक सिंगर है। मैं जो बिल्कुल खालिस राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी की नेता सुष्मिता देव, शायद उनका नाम है, वो राहुल गांधी को छोड़कर टीएमसी में चलेगी। उनको थोड़ी गुंडा बताया जा रहा है। अरे गुंडा वर्ग है एक, जो लोगों को कहता है कि आपने वोट नहीं देना, ठीक है सर, और वोट दोगे तो उसकी सजा मिलेगी। उन गुंडों से निजात पाने की बात है। राजन यादव पॉलिटिकल पार्टी में हो, ठीक है सर। क्या इस बात से आप इनकार कर देंगे? नासिर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आखिरी सवाल है जी, पूछिए। आपसे मैं और राजेंद्र यादव दोनों से पूछता हूं, क्या आप इस बात से इनकार कर देंगे कि ये जो चुनाव हुए हैं पिछले 80 साल में बंगाल में सबसे कम हिंसा अगर कभी हुई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल, मैंने पहले ही कहा कि बंगाल का जो राजनीतिक पैटर्न है देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग तरह का। वहां छोटे छोटे चुनावों में हिंसा बहुत ज्यादा देखी गई है, चाहे लेफ्ट पार्टियों की सरकार रही हो, चाहे टीएमसी की सरकार रही हो। यही आजादी है बंगाल में। और हमने ये भी कहा कि जब जनता की सिक्योरिटी को लेकर बात होगी तो केंद्र सरकार, आपसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है अगर कहीं पर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात होती है, चाहे उस पर राज्य सरकारों का कुछ कहना हो, तो इसमें कोई शक नहीं। बाकी गुंडों की बात हो, पार्टियों की बात हो, नेताओं की बात हो, अपने अपने राजनीतिक विश्लेषण होते हैं अलग अलग नेताओं के। जी जादव साहब। हाँ जी, देखिए ऐसा है, तो उन्होंने आपकी पूरी थ्योरी को नकार दिया सर, जो आपने एंटी इनकम में, आपका सम्मान जरूर करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी बात से इत्तेफाक रखते हो। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का भगवा चश्मा उनकी आंखों पर रहता है। मेरे आंखों पर ये नहीं रहेगा। मैं दूसरे निष्पक्ष तरीके से भी देखता हूं कि जो है समुद्र की तली में क्या है, मैं उसको भी देखता हूं। तो सवाल यह है कि मैं तो एंटी इनकम्बेंसी को देखता हूं। चंद घटनाओं को देख के एक गुंडे तो क्या, कभी जो है जब चुनाव जीतते थे गुंडे, तो एक बार अटल जी ने भी ये कह दिया था कि जनता जिताती है, क्या किया जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की रोक लगवाई कि भाई इनके लिए जो है 2 साल से अधिक की सजा हो तो उनको अयोग्य घोषित किया जाए, ये किया जाए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं लेके आई। वो राजनीति के रास्ते से नहीं आई, वो अदालत के रास्ते से ही आई। मैं तो एंटी इनकम्बेंसी को देखता हूं। कुछ घटनाएं हो सकती हैं, या तो घटनाएं इतनी व्यापक हो जाए कि सारा उसके फैक्टर के क्रांति जो बदलाव है उसका कारण एकमात्र कोई एक घटना ही बन जाए, ऐसा नहीं होता। शासन आप कैसा दे रहे हैं, लोग बदलाव भी चाहते हैं, वैसे सर जो है कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ घटनाएं हो सकता है कि बंगाल में वो उनकी अपनी राय है और उससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी रख सकते हैं, विदुर रावल जी से नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है अलग अलग राज्यों में कि 1-2 घटनाएं पूरे देश के माहौल को बिल्कुल बदल देते हैं। चाहे हम दिल्ली की अगर बात करते हैं तो निर्भया कांड जो हुआ था उस वक्त काफी वो घटना एकदम से मन मस्तिष्क पर बहुत असर डाला था, या फिर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जो उठाया उसने काफी देश के अंदर परिवर्तन किया। इसको किस तरह से देखते हैं? जब माफ कीजिएगा जो अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, आम आदमी पार्टी तो बाद में वजूद में आई थी। जी नहीं, आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली में भी हमें ऐसे संकेत मिलने लग गए थे कि यूथ परिवर्तन चाह रहा था। वहां लोग कह रहे थे कि हमें ये पानी बिजली मुफ्त नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तमाम जो है मीडिया में भी इंटरव्यू आने लग गए थे यूथ से, जो हमारी बातचीत हुई डायरेक्ट, उसमें भी ये संकेत मिल रहे थे कि वो परिवर्तन के पक्ष में है। तो परिवर्तन हुआ।
अब वो उसको क्या कहेंगे, वो एंटी इनकम्बेंसी है कि उनको लगा कि पानी बिजली फ्रीज का साइकिल जो है इससे कैसे सर काम करेगा? मैं रोक रहा हूं बस आपको थोड़ी देर के लिए। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, टीएमसी बहुत पीछे है पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी के मुकाबले में, और 180 से ऊपर बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है रुझानों में। और अब चाहे कितना ही तब्दीली हो जाए, जब 12 बजे का वक्त हो और इस तरह के अपडेट आए तो फिर इसमें साफ है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकार बनाने जा रही है। और शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पहुंचेंगे और इस जीत के जश्न में शामिल होंगे। अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और अलग अलग राज्यों जहां चुनाव हुए वहां के लोगों को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, आसाम, पुडुचेरी, तमाम जगहों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जी जागवंत साहब, बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। और पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में लोग कहते थे, लोगों से डायरेक्ट बातचीत हुई हमारी जी। वो चाहते थे भाई हम तो अकाली दल और कांग्रेस का जो साइकिल है इससे हम फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि ये करप्शन है, ये दोनों मिलजुल के शासन करते रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी उसको मुद्दा बनाया कि ये जो है एक फ्री शासन नहीं, मुक्त एक स्वच्छ शासन नहीं दे सकते। इन नेताओं की आपस में मिलीभगत है, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं की। ये आपस में जब इनकी सत्ता होती है तो एक दूसरे को बचाने का और सेफ करने का काम करते हैं। और भ्रष्टाचार है, कोई काम आसानी से नहीं होता, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया। जो विकल्प सामने खड़ा था उसको एक अवसर दे दिया, तो आम आदमी पार्टी आ गई। तो ये एंटी इनकम्बेंसी हम तो ये मानते हैं। कुछ घटनाएं, अब आप देखिए कि हरियाणा में फिर किसको मानते हैं, जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जेजेपी के ही आपको वैसाखी का सहारा लेना पड़ा, तो फिर क्या हुआ वहां? उस समय आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्या किसी घटना विशेष को जिम्मेदार मानेंगे या एंटी इनकम्बेंसी को मानेंगे? ये अब तो ये एंटी इनकम्बेंसी कही जाएगी। ये जस्टिफिकेशन जो लोकतांत्रिक परिभाषा है वो एंटी इनकम्बेंसी है। सत्ता के प्रति नाराजगी पैदा होती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स पैदा हो जाते हैं कि लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, तो ये एंटी इनकम्बेंसी है। तो अपनी थ्योरी पर कायम हो। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे चल रही है, तकरीबन 8,500 वोट से आगे हो चुकी है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी 2,000 वोट के करीब आगे थे। अब ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से, जहां ये सबसे हॉट सीट है पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आगे पीछे हैं, 8,000 वोटों से आगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 182, 185 सीटों पर इन रुझानों में अब तक लगातार आगे। जी विदुर रावल जी, विदुर रावल जी क्या कहेंगे? हाँ, मेरी सवाल का उत्तर नहीं दिया। पहली बात तो ये कि क्या इससे क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी विदुर रावल जी आ रही है। देखिए, राजेंद्र जादौन जी ने बताया नहीं कि उनकी थ्योरी असम के अंदर क्यों फेल हो गई, और इतनी बुरी तरह फेल हो गई कि वहां पर रिकॉर्ड बन गया। गुजरात के अंदर 155 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी जो जीती है 180 में से, और वो कब? जब 1955 से लगातार सरकार, 1995 से लगातार सरकार में है। 30 साल बाद श्रेष्ठ प्रदर्शन करना, ये थ्योरी वहां ये एक्शन, ये आपकी जो डेफिनेशन है, ये औंधे मुंह कैसे गिर गई? अब ये चश्मा जो है आप भी बदल लीजिए थोड़ा सा। आपको ये जो अति फ्रॉड सेकुलरिज्म का जो चश्मा है उतार लेना चाहिए, और इसलिए उतार लेना चाहिए ताकि आप वास्तविकताओं को उसका भी जवाब दो। सुने बीच में नहीं, इसको व्यक्तिगत मत लीजिए। नहीं, व्यक्तिगत क्यों नहीं लिया जाएगा? जवाब दिया जाएगा। इसको आप जवाब देना बहुत जरूरी है। आपको शायद मुझे लगता है गलतफहमी है कि आप ही ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं। ये आपकी केंद्र सरकार को एक जनरल मेजोरिटी भी नहीं मिली, इसका क्या जवाब है आपके? राजेंद्र जी, और हरियाणा में जो मेजोरिटी नहीं मिल पाई उसका क्या जवाब है? चलिए राजेंद्र जी, आपने मुझे सरकार को सेकंड साल तो 3 साल ममता बनर्जी शासन करती रही, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप क्यों नहीं रोक पाए उसको? तब आप जवाब दीजिए। विदुर रावल जी ठीक, अब मेरा जवाब राजेंद्र जी बड़े गौर से सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। राजेंद्र जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा था, लेकिन मैंने उसको व्यक्तिगत नहीं लिया। उन्होंने कहा भगवा चश्मे को उतार दीजिए। मैं भी उम्मीद करूंगा वो मेरे जवाब को उनका विश्लेषण है उसका जवाब मानेंगे। उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं है, उनके विश्लेषण पर जरूर कटाक्ष है। समुद्र की तलहटी में देखने के लिए जो चश्मे के ऊपर धूल जो जम चुकी है दशकों की, वर्षों की, जो एक क्लीशेज बने हुए हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा। जो आपके मित्रों ने फोन लगाया था
उनके भी आंखों के ऊपर जो है धूल जमी हुई थी। इसलिए सत्यता को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मुर्शिदाबाद के अंदर दो स्थानों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आगे रहेंगे। कोलकाता प्रोविंस जो है, प्रेसिडेंसी जो है, उसके अंदर 7-7 सीटों पर भाजपा लीड करने लगेगी। उत्तर 24 परगना की 3-3 प्रोविंसेस के अंदर भाजपा लीड कर सकती है। मालदा जैसी जगह पर भाजपा लीड कर सकती है। ये चश्मों के ऊपर से धूल हटानी पड़ेगी। नहीं धूल हटी हुई है, ये पूरी धूल हटी हुई है। चश्मे पर आपके पर धूल चढ़ी हुई है। अरे तो मैं कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बात और विदुर रावल जी एक सवाल और उन्होंने किया कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें इतनी कम हुई, जब 400 पार का नारा दिया जा रहा था, पर्सनली एनडीए की सरकार आई लेकिन बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, तो क्या वो बीजेपी के प्रति नाराजगी थी, कोई बात थी, या फिर उन्होंने 2019 का हरियाणा का जिक्र किया, चुनाव का, विधानसभा का, कि तब जेजेपी के सहयोग से आपको सरकार बनानी पड़ी, तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी था या कुछ और था? एंटी इनकम्बेंसी थी जी, निश्चित तौर पर उसको मानना पड़ेगा। अब इस पर जवाब एंटी इनकम्बेंसी कई घटनाओं को मिलकर बनती है। नहीं, अब इसका जवाब सुनना पड़ेगा। वो व्यक्तिगत ले गए हैं, वो व्यक्तिगत ले गए हैं, वो मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, मेरे तर्कों को सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो मेरे तर्कों को सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो मेरे तर्क ही तो मानना पड़ेगा। राजेंद्र जी, तो आप किसको मानोगे? राजेंद्र जी, चलिए वो 2 सवाल जो आपने किए थे जादव जी, उनका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी का लोकसभा चुनाव में नुकसान और 2019 का जो उन्होंने जिक्र किया जब जेजेपी के साथ सरकार बनाई। हाँ, और यह भी जरूरी नहीं जो आप कह रहे हो वही ठीक हो। अंतिम सत्य जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही हो, और अंतिम सत्य यह नहीं कि जो राजेंद्र जी कह रहे हैं वो हो। मैं अपने तर्क दे रहा हूं, राजेंद्र जी को मेरे तर्क भी सुनने चाहिए। मैंने उनकी बातों को बड़े गौर से सुना है और मेरा भी तर्क है, मेरे भी तर्कों का हो सकता है मेरे शायद तर्क ठीक हो, शायद आपके ठीक हो। 2019 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के इतिहास की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसने सत्ता में रहते हुए अपना वोट प्रतिशत 3.5% बढ़ाया। कोई पॉलिटिकल पार्टी 1967 से लेकर 2019 तक, बल्कि 2019 में भाजपा ने ही पहला काम किया। ये हमारी 33.5% वोट आई थी 2014 में। अंक में जरूर हम 47 सीटें ले गए थे, लेकिन 2019 में हमारी जो वोट प्रतिशत थी वो लगभग 37% थी। हम पहली पॉलिटिकल पार्टी बने। अब लोग एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हमें 3.5% वोट बढ़ गया हमारा, और दूसरी पार्टी किसी का बढ़ाओ तो बताओ। 2024 में हम हरियाणा के अंदर ऐसी अकेली पॉलिटिकल पार्टी बने जिसने तीसरी बार सत्ता बनाई। अब फिर हमारी वोट प्रतिशत लगभग 3% बढ़ गया, लगभग 40%। सत्ता में रहते हुए लोगों के दिल को जीतना, इसी को प्रो इनकम्बेंसी बोलते हैं। मैं 3 बार बोल चुका हूं असम की बात। असम को आपकी डेफिनेशन में असम और गुजरात क्यों नहीं आ रहे हैं? मध्य प्रदेश क्यों नहीं आ रहा है? किस प्रकार मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव हुए उसमें क्लीन स्वीप भाजपा कैसे कर पाई इतने सालों तक राज करने के बाद? क्योंकि सत्ता में रहते काम करने पर। मैं खत्म कर रहा हूं ये बात कहते हुए। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। एक इस वक्त एक अपडेट आ रहा है केरला से, और फिर इसी से जुड़ा मैं आपसे सवाल करूंगा, एक राजनीतिक के तौर पर आप क्या इसको लेकर कहेंगे? कांग्रेस ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस प्लस ने, कांग्रेस गठबंधन ने केरलम के अंदर 97 सीटों पर कांग्रेस आगे, 41 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ आगे है, और कांग्रेस का जो कार्यालय है यूडीएफ की जीत का जश्न मनाया जा रहा है वहां पर। मैं अब यहां पर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस के हवाले से विदुर रावल जी, कि कांग्रेस का केरलम में आना, कांग्रेस गठबंधन का केरलम में आना, यह क्या दर्शाता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये ठीक कह रहे थे अभी राजेंद्र जादौन जी कि जैसे पंजाब के अंदर एक पैटर्न चल रहा था, वैसे केरला के अंदर भी एक पैटर्न चल रहा था। केरलम जिसको अब बोलते हैं हम लोग, केरलम के अंदर जो है एक बार कांग्रेस का गठबंधन यानी यूडीएफ जीतता था, एक बार एलडीएफ जीतता था। लेकिन 2016 में जब कांग्रेस पार्टी हारी तो 2021 में कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये तो तब जब 2019 में अमेठी से हारने के बाद 2019 में शरण राहुल गांधी को कहां मिली थी? उसी केरल के वायनाड में।
इसके बावजूद दूसरी बार जो है सीपीएम का जो गठबंधन है यानी एलडीएफ जो है उसने 2021 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर केरल में भी इतिहास बनाया। अब की बार भी ऐसा लगता है कि क्योंकि अब जो है जो राजेंद्र जी ने कहा शायद भारतीय जनता पार्टी और मेहनत से काम करेगी तो जो विकल्प तलाशते हुए लोग जो हैं, जो पीएफआई को छोड़ते हुए, जो एलडीएफ को छोड़ते हुए, जो मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के गठबंधन में है, वहां पर वही मुस्लिम लीग जिसके साथ जो है ये लड़ाइयां लड़ा करते थे, नूरा कुश्ती किया करते थे, 20 साल से गठबंधन में है कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग में केरल। लेकिन जनता वहां पर भी देख रही है, वहां पर भी भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। ठीक है हमारी सीटें जो है अभी सिग्निफिकेंट नहीं हुई हैं, लेकिन वहां पर भी आपको भाजपा का राइज दिख रहा होगा। वहां पर हमारे नेता चंद्रशेखर जी जो है वो अपनी सीट पर जो है बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। 2-3 और सीटों पर मेरे जो साथियों से बात हुई है वहां पर भी हम आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की खुद की अंदरूनी जो फूट है, दिल्ली का नेता वहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है, एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर जो है 4 बार के एमपी जो है उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी वहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन किस प्रकार से वहां की फूट भी जो है ये एक दिलचस्प पहलू होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जादौन साहब, केरला को लेकर क्या मुख्यमंत्री को लेकर क्या रहने वाला है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें अगर बनती हैं तो वहां मुख्यमंत्री को लेकर काफी घमासान देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच असम से एक बड़ी खबर, आसाम में बीजेपी ने हैट्रिक बनाई है, जीत की इतिहास रचा है। तीसरी बार रुझानों में बीजेपी ने आसाम के अंदर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 79 सीटों पर बीजेपी आ गए, 23 पर कांग्रेस, और आसाम में बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। अब एक प्रतिक्रिया केरला को लेकर जो बात हो रही थी जादौन जी और विधु रावल जी, उस पर हम आएंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया मेरी आपसे प्रोफेसर विधु रावल जी। तमिलनाडु में जनता ने कांग्रेस गठबंधन को भी नकार दिया और बीजेपी गठबंधन को भी नकार दिया, ना बीजेपी पर यकीन किया, और कांग्रेस की तो सरकार वहां पर थी गठबंधन की, डीएमके की, उन पर भी नहीं किया। तमिलनाडु में जनता के बीच में मेहनत आप वहां भी बहुत कर रहे थे, लेकिन वहां क्यों नकार दिया? वहां क्यों मतलब जनता के दिलों तक बात नहीं पहुंच पाई बीजेपी की और गठबंधन की, एआईडीएमके की? नासिर जी, केरल की तरह जो है तमिलनाडु का जो विश्लेषण है इसको भी ध्यान से सुनना चाहिए। मेरा विश्लेषण है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरा विश्लेषण है, मैं दृढ़ता से इस बात को मानता हूं। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, एक बहुत बड़ा बलिदान किया। भारत विरोधी ताकतें जो वहां पर जिस प्रकार से सिर उठा रही थी, एक अलग इलम देश जो 1950 के दशक में चला करता था, और यही धमकी भी दे रहे थे कि वापस 1950 के दशक वाली जो स्थिति ले आएंगे, आज उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा राजनीतिक बलिदान दिया जिसके कोई सहानी नहीं हो सकता है। हमारे जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे अन्नामलाई, उनको जिस प्रकार से तमिलनाडु से दिल्ली लेकर आया गया, वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का बलिदान। विधु रावल जी, आप सैक्रिफाइस की जो बात कर रहे हैं, बलिदान की, कुर्बानी की बात कर रहे हैं, आप केरला के लिए कर रहे हैं? केरला के लिए कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तमिलनाडु के लिए कर रहा हूं। ठीक है। मैं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, केरल के, मैं कहता हूं तमिलनाडु में केवल भाजपा के नहीं, तमिलनाडु के सर्वोच्च जो लोकप्रिय नेताओं में से एक है अन्नामलाई, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से जो है मुक्त करके जो दिल्ली बुला के काम किया, वो इसलिए किया ताकि फाइट जो है वो कहीं ना कहीं उन विषयों पर ना हो जो कि डीएमके चाहता है। हमने उस इलेक्शन का नैरेटिव चेंज किया, नहीं तो विषय जो है केवल और केवल जो ब्राह्मण पेट्रियार्की और बैशिज्म होता है नॉर्थ इंडियन वाला, वो रह जाता है। हमने वहां पर नैरेटिव चेंज करने के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, और समुद्र की तलहटी में देखने वालों को यह सैक्रिफाइस दिखना चाहिए। वो दिखना चाहिए किस प्रकार से हमने स्वयं को पीछे धकेला। यही काम 1977 में किया था, जब देश की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद जनसंघ ने सबसे पहले जनता पार्टी में विलय किया था, तो जनसंघ ने किया था।
हम चाहते तो अलग पहचान रख सकते थे, नहीं रखी थी। सबसे पहले अपना विलय जनता पार्टी में किया था। जब देश को आवश्यकता होती है तो हम अपने दल को पीछे रखते हैं, अपने 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 विचार को आगे रखते हैं, और वो विचार है भारत माता की जय। किसी को इसमें भगवा दिखता हो तो गुड लक टू देम, लेकिन ये भारत माता की जय के लिए जो तमिलनाडु के अंदर हमने बलिदान दिया है, उस बलिदान को देखना पड़ेगा। अन्नामलाई आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह हुई कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स थी उसको तमिलनाडु के लोगों ने नकारा है। लेकिन सर टीवी के वहां पर जो को लेकर भी तो यही कहा रहा है एजेंडे को कोई नहीं जानता। विदुर रावल जी, टीवी के हैं उनके एजेंडे को, टीवी को लेकर भी तो यही कहा जा रहा है विजय थलापति की पार्टी को लेकर कि उनकी भी जो पॉलिटिक्स है वो उसी तरह की है, द्रविडियन पॉलिटिक्स है उनकी भी, उसी अंदाज वाली पॉलिटिक्स है उनकी भी। नहीं, बहुत 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 अलग है उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि मैं तमिलनाडु को द्रविडियन पॉलिटिक्स से जो है हटाना चाहता हूं, तमिलनाडु को एक जो प्रोग्रेसिव राजनीति है उसकी तरफ लेकर आना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने 8 ग्राम सोने का वादा अपनी जनसभाओं में किया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप स्टडी करेंगे तो टीवीके से बार बार जब पूछा गया, उनकी जो रैलियों के अंदर उन्होंने बार बार इस बात को हाईलाइट किया है कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, चाहे वो अन्ना द्रमुक की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जो है डीएमके की पॉलिटिक्स हो, इससे तमिलनाडु के लोग उब गए हैं। अब तमिलनाडु को फ्रेश एयर चाहिए।